वेलकम करता हूँ फिर से सभी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक और एक्सरसाइज में। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है 3.3। इस एक्सरसाइज में हमें दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेनली, और दो क्वेश्चंस में हमें सब क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो मेनली दो क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों ही मेथड से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है भाई, तो मैं पहले रोमन 1 करता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अभी पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। ठीक है, आई होप अभी भी आपको एलिमिनेशन मेथड याद होगा कैसा होता है। तो क्या करना है, बस सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड में क्या करना था, एलिमिनेशन मेथड में आपको कोएफिशिएंट्स को बराबर करना था किसी भी वेरिएबल का। अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हो तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों को आपको 3 बनाना पड़ेगा। और या फिर अगर आप x को कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों ही इक्वेशन से x का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों को आपको 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि x चला जाए। ठीक है ना, x को हम निकाल दें। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हमें 2x मिले, मतलब कोएफिशिएंट जो है x का 2 हो जाए। तो अब बोलोगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई, तो क्या करना है, इक्वेशन 1 इंटू 2 करो तो कितना होगा 2x प्लस 2y, और ये 5 इंटू 2 10। याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग ये करते नहीं है और गलत हो जाता है उनका आंसर। फिर इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन टू है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अभी इसको हम मान लेते हैं, जो नया वाला इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन 3। ठीक है भाई, अच्छा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन 3 कौन सा है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जिसको आपको कैंसिल करना है, जिस वेरिएबल को आपको कैंसिल करना है, उस टर्म के आगे आपको देखना है कि कैसा साइन है। दोनों क्या है, सेम साइन है, प्लस प्लस। तो आपको क्या करना है, सेम साइन होने से आपको माइनस करना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। तो माइनस होने से ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, और ये भी साइन चेंज। तो ये और ये कैंसिल, प्लस 3y प्लस 2y हो जाएगा 5y, और ये 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। मतलब y का जो वैल्यू है वो है 6/5। ठीक है, अभी y का जो वैल्यू है 6/5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये। तो मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 विच इज़ इक्वल टू एलसीएम लेने से 25 माइनस 6/5, मतलब 19/5। ठीक है, 19/5। तो ये हो गया x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5 है ना। तो ये होगा आंसर और ये होगा दूसरा आंसर। ठीक है, तो रोमन 2 और रोमन 3 आपको खुद करना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखना है कि हाँ भाई, अगर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको सेम आंसर मिलता है, मतलब आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो पहला क्या था हमारा, इक्वेशन 1 है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। तो मैं काम करता हूँ एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एक्स हो जाएगा 5 माइनस वाई। इस एक्स का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 में एक्स का वैल्यू इतना है ना, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई, फिर यहाँ पर -3y इक्वल टू 4। मल्टीप्लिकेशन के बाद 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, -5y इक्वल टू -6, y इक्वल टू 5/6, सॉरी 6/5, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6/5। ठीक है, तो देखो भाई y का वैल्यू सेम आ चुका है, मतलब x का वैल्यू भी सेम आएगा। अभी इसी वैल्यू को फिर से यहाँ पर पुट कर दो, फिर से इक्वेशन 1 x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक है, y की जगह पर मैं डायरेक्ट 6/5 पुट कर दिया। ये 25 माइनस 6 होगा, अगर एलसीएम 5 हुआ तो फिर से हमें x का वैल्यू 9/15 ही मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही सब मेथड्स में हमें सेम आंसर मिला, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, रोमन 2 और रोमन 3 आपको खुद करना ईजी है, और मैं रोमन 4 करके देता हूँ बिकॉज रोमन 4 में फ्रैक्शन है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्शन वाले करने कैसे, मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इक्वल टू -1 और ये x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे कि एक काम करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमारा अच्छे से मतलब आपका आइडिया आ जाएगा। एलसीएम ले लो तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, फिर 6 उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ठीक है भाई, तो एक्चुअली आपको ऐसे करना है। ठीक है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने से आपका इजी हो जाएगा। फिर रोमन 1 तो ऐसा हो जाएगा, इसको आपको इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अभी इक्वेशन 2 को एलसीएम लेकर देखते हैं क्या होता है। 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अभी देखो दोनों ही इक्वेशन में ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कि दोनों ही इक्वेशन में कोएफिशिएंट बराबर है किसी भी वेरिएबल का, और आपको तब क्या करना पता है, तब आपको इसका साइन देखना है कि इनका इसके सामने साइन क्या है। दोनों ही पॉजिटिव साइन है, मतलब क्या, सेम साइन। और सेम साइन होने के बाद क्या करना पड़ता है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो डायरेक्ट कर दो भाई, 3 माइनस 4 कर दो। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है तो हमें ज़रूरत नहीं है कोएफिशिएंट सेम करने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। माइनस होने से साइन चेंज, ये और ये कैंसिल। +4 प्लस y होने से 5y, और ये -6 माइनस 9 होने से -15। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -3। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से -3 आ जाता है। अभी इसी वैल्यू y के जो वैल्यू है -3, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन 2 में x माइनस -3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा इक्वल टू 3। तो x माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस इक्वल टू 3। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है भाई, तो रोमन 4 का आंसर ऐसा है। अभी हमें एलिमिनेशन मेथड से तो आंसर मिल चुका है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड
बहुत आसान है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। और एक बात, आपको एग्जाम्पल्स ठीक से देखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले इस वाले से, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकालने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम थ्री एक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ से एक्स का वैल्यू होगा -6 - 4y/3, -6 - 4y/3, है ना, ऐसे होगा ना, हाँ। और x इक्वल टू दिस, इसको मैं इक्वेशन अभी इसको मैंने इक्वेशन 1 से लिया था, क्योंकि ये इक्वेशन 1 का ही पार्ट है। अभी मुझे इसको इक्वेशन 2 में डालना पड़ेगा, मतलब इस वाले इक्वेशन में डालना पड़ेगा ना। ओके, नाउ इक्वेशन 4, इसमें x का वैल्यू इतना है ना, तो 3x मतलब 3 × -6 - 4y/3, 3 कैंसिल, फिर क्या है -y = 9, है ना। चलिए भाई, यहाँ से हमें -6 - 4y - y = 9 दिख रहा है। फिर यहाँ से -5y = +15 दिख रहा है, और यहाँ से y = -3 आ गया है, ठीक है। तो y का वैल्यू फिर सेम आ चुका है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है। अभी y के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फिर से अब 3 में पुट करेंगे, x = -6 - 4 × -3 डिवाइडेड बाई 3 करने से यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा -6, फिर देखो -4 × -3, माइनस में क्या होता है प्लस, और 4 × 3 कितना होता है 12, फिर -6 + 12 मतलब 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है भाई। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना -3, ओके। तो दोनों ही मेथड से हमें सेम आंसर मिला, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी का आप कर लो भाई, बाकी का रोमन 2 और रोमन 3 आप कर लो, खुद करो, बिकॉज ईजी है। फ्रैक्शन में जो था मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है, फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से आसानी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। तो अभी हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, ओके। रोमन 1 करते हैं भाई। इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 and it becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is fraction, ओके। तो फ्रैक्शन बोला है, मतलब क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। तो अगर x न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर y है, तो मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या होगा भाई। फ्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन होता है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब x/y, ठीक है, x/y। अभी क्वेश्चन के अनुसार अगर न्यूमरेटर में हम +1 करते हैं, x +1 करते हैं, और क्या बोला, डिनोमिनेटर से हम 1 को माइनस कर देते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो y -1, ठीक है। न्यूमरेटर में +1 किया बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दिया, तो हमें जो मिलता है फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन जो होगा वो 1 हो जाता है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 का मतलब होगा क्या कि x/y -1, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा ओनली 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मतलब फ्रैक्शन जो था x/y वो घट कर अभी क्या हो चुका है 1 हो चुका है, ये कहा गया है। ये नहीं कहा कि x/y -1, ऐसा नहीं, मतलब जो फ्रैक्शन x/y था वो अभी कैंसिल होकर 1 हो चुका है, ये बोला गया है, ठीक है।
तो कन्फ्यूज़ मत होना। x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस वन, फिर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन हमें मिल चुका है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अच्छा, अभी ऑल्सो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर अभी अभी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 होगा। कब? जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। अच्छा, एंड न्यूमिनेटर अभी सेम रहेगा x, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तब जो फ्रैक्शन होगा वो हाफ हो जाता है। ठीक है, जो x बाई वाई था वो हाफ हो जाता है। ठीक है, ओके, 1/2। तो यहाँ से ये होगा 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, फिर यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर भी माइनस वाई, यहाँ पर भी माइनस वाई, मतलब को एफिशिएंट सेम है। और को एफिशिएंट सेम होने के साथ साथ अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? साइन देखना पड़ेगा। साइन भी सेम है, और सेम साइन होने से हमें क्या करना पड़ता था? माइनस करना पड़ता था। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कर देता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी एक वेरिएबल का सेम है, इसलिए हमें और मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। साइन चेंज, ये होगा माइनस x, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू -3। मतलब कि x का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 3। तो न्यूमरेटर हमें मिल चुका है 3। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब x 3 है। अभी y का वैल्यू कैसे निकालोगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन वन होगा 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू -5, मतलब y इक्वल टू 5। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब y जो है वो भी मिल चुका है, कितना है? 5। तो अभी फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला है हमें यहाँ पर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन बोला है यहाँ पर। तो फ्रैक्शन निकालूंगा आराम से। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या था हमारा पहले? x बाई वाई। तो अभी x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू कितना है? 5। यही हमारा आंसर आ गया, फ्रैक्शन 3/5। ठीक है, देखो भाई बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है पहले क्वेश्चन में। फिर रोमन 2 करते हैं। रोमन 2 में चले जाते हैं। रोमन 2 में 5 years ago Noori was twice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Let the present age, तो मान लेते हैं नूरी और जो सोनू है उनका जो प्रेजेंट एज है वो x और y है। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y, x एंड y ईयर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी मतलब x वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज के 3 गुना के बराबर था या फिर थी। ठीक है, नूरी तो मुझे पता नहीं लड़का या लड़की है। तो जो नूरी का एज है, जब वो 5 साल पहले नूरी का जो एज था या फिर था वो सोनू के एज के 3 गुना के बराबर था 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले, 5 years ago। ठीक है, समझ में आ गया एक क्वेश्चन। तो
एक इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी बोला गया है, अच्छा और एक बात इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर दो तो x माइनस 5। और सोनू का एज कितना होगा? 5 साल पहले सोनू का भी एज है इतना, 5 साल पहले क्या होगा? 5 माइनस कर दो y माइनस 5 और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो नूरी का एज था 5 साल पहले, वो सोनू का जो एज है 5 साल पहले उसके 3 गुना के बराबर था। ठीक है, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, माइनस 10। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। अभी ऑल्सो क्या बोला गया है? 10 years ago 10 years later, तो 10 साल बाद, अभी बोला कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी का जो एज होगा 10 साल बाद, मतलब x प्लस 10, वो सोनू के 10 साल बाद के वाला जो एज है ना, अभी देखो नूरी भी 10 साल बाद y प्लस 10 होगा और सोनू भी 10 साल बाद y प्लस 10 होगा। अभी क्यों होगा? बिकॉज भाई ग्रोथ तो सबका ही हो रहा है ना, दोनों का तो ग्रोथ होगा। 10 साल बाद आपका जितना ग्रोथ होगा उतना ग्रोथ आपके फादर का भी होगा, मदर का भी होगा। ठीक है ना? वैसे ही नूरी का एज अगर 10 साल बाद x प्लस 10 है तो सोनू का भी एज 10 प्लस हो जाएगा। अभी बोला है कि जो नूरी का जो एज है 10 साल बाद, वो सोनू के एज के ट्वाइस के बराबर होगा। मतलब सोनू के एज में अगर हम ट्वाइस को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें नूरी का एज के बराबर वैल्यू मिलेगा। तो 10 साल बाद नूरी का एज कितना होगा? x प्लस 10 और सोनू का एज कितना होगा? y प्लस 10। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनू के एज के ट्वाइस के बराबर है नूरी का एज। ठीक है, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से और एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन भी हमें मिल चुका है। अभी देखो दोनों ही इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स बराबर है। अभी देखना है कि साइन क्या है, दोनों ही साइन प्लस है, तो सेम साइन होने से क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। 1 माइनस 2, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस किया, साइन चेंज होने से x और x कैंसिल, ये माइनस y होगा और ये माइनस 20 होगा। तो ये सोनू का एज मतलब y जो है ये 20 ईयर्स आ चुका है, सोनू का जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, ओके। अभी नूरी का एज भी निकाल लेंगे आराम से, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। सो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इक्वल टू 50। ठीक है, x इक्वल टू 50। तो नूरी का जो एज है वो 50 है, अभी का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, और जो सोनू का एज है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, 20 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल चुका है। अच्छा रुको, आंसर तो रुको, ये होगा सोनूस एज प्रेजेंट एज। ठीक है, और ये है नूरीस प्रेजेंट एज। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने समझाया है शायद आपके दिमाग में घुस चुका है कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, बस आपको अच्छे से समझना है क्या बोला गया है क्वेश्चन में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन 3 के बारे में। ये वाला लेता हूँ, नहीं ये वाला, रोमन 3 में क्या गिवन है?
The sum of the digits of a two-digit number is 9, and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. The order of the digits final number. Okay. देखो भाई, 2 डिजिट नंबर का जो सम होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके मार्क कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में रहता है, 10x प्लस वाई के फॉर्म में रहता है, या फिर 10a प्लस बी के फॉर्म में रहता है, या फिर 10z प्लस x के फॉर्म में, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है कि जो x है वो पता है क्या है? वो है 10 डिजिट्स नंबर। 10x प्लस वाई, यहाँ से x है 10th प्लेस नंबर, या 10th प्लेस डिजिट, हाँ 10th प्लेस डिजिट, और टेंथ प्लेस डिजिट यूनिट्स डिजिट, अच्छा 10th प्लेस देने की ज़रूरत नहीं है, 10th डिजिट, और y जो है वो है यूनिट्स डिजिट। आपको पता है ना 10th प्लेस यूनिट प्लेस क्या होता है? जैसे कि 100, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो है यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट, और दूसरा ज़ीरो क्या है? 10th डिजिट, और ये है क्या है? 100th डिजिट। यह आपको पता होना चाहिए भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो देखो अभी मैं जो बात कर रहा था, अरे सॉरी, इसको तो इस इंक से लिखना था ना मेरे को। लेट द 10th डिजिट, 10th प्लेस डिजिट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि 10th डिजिट लिखने से अच्छा होगा, ठीक है। 10th डिजिट भी x, तो मान लेते हैं 10th का जो डिजिट है वो x है, और जो यूनिट का डिजिट है, द यूनिट्स डिजिट बी y, ठीक है। मतलब 10x प्लस वाई होगा नंबर, ठीक है, क्योंकि जितने भी दुनिया में 2 डिजिट के नंबर होते हैं उनका फॉर्म कुछ ऐसा होता है। मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी दुनिया में का कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसे फॉर्म में रहता है, 10 इंटू 10th डिजिट मतलब x, और यूनिट्स डिजिट मतलब y, ठीक है। मतलब कि जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। तो नंबर हुआ 10x प्लस वाई। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देखो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट्स हैं एक नंबर के, मतलब x और y, उनका सम जो है वो 9 गिवन है। समझ में आ गया? सम ऑफ द डिजिट्स, ये 10th डिजिट और ये यूनिट्स डिजिट, इन दोनों का सम जो होगा वो 9 होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन हमारा आ चुका है, ठीक है। अभी और भी कुछ गिवन है, देखो। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स जो है इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट। अगर हम डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें, अभी ऑर्डर चेंज करना मतलब क्या? मतलब कि अगर यूनिट्स का डिजिट यहाँ पर आ जाए और टेंस का डिजिट यहाँ पर चले जाए, मतलब कैसा होगा नंबर? नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो रिवर्स नंबर कह सकते हो अभी, रिवर्स्ड नंबर कैसा होगा? बस जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। x के जगह पर y होगा, y के जगह पर x होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो डिजिट्स का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। जो ऑर्डर था कि पहले x आएगा y आएगा, वो चेंज कर दिया। अभी पहले y आ रहा है, पहले इसके बाद x आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है जो ओरिजिनल नंबर है उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बराबर होगा इस वाले नंबर्स के, इस वाले नंबर को अगर हम ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है।
तो ओरिजिनल नंबर जो है 10x प्लस वाई वो बराबर होगा 10y+x। ठीक है, कब बराबर होगा? जब इसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर को अगर 9 टाइम्स करेंगे तब जाके बराबर होगा इज़ ट्वाइस। इज़ मतलब इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर्स। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर्स, हमने ऑर्डर्स को रिवर्स करके जो मिला है उसके ट्वाइस के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन हमारा 20y+2x। फिर यहाँ से ये इधर आएगा तो 88x। फिर ये इधर आएगा तो कितना होगा 88 इधर आएगा तो -11y=0। फिर यहाँ से 88x=11y, तो ये और ये कैंसिल होगा 8, तो y=8x। ठीक है, y=8x। ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल चुका है। अभी देखो, क्योंकि हम इसको अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे? y का वैल्यू पता है 8x, y की जगह पर यहाँ पर 8x बिठा दो, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में बिठा दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे करना है आपको। समझ में आ गया? देखो, तो फ्रॉम 1, क्योंकि देखो भाई हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगेगा भी नहीं। आपने भाई अभी देखा यहाँ पर तो एलिमिनेशन मेथड लगा क्या? नहीं लगा। यहाँ पर बस आपको माइनस करना पड़ा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट्स को बराबर करना, लेकिन कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर थे तो एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 x + y = 9, फ्रॉम हियर x + 8x = 9 यूजिंग इक्वेशन 2, और फिर यहाँ से 9x = 9 मतलब x = 1। x का वैल्यू 1 है और x क्या था? 10th डिजिट, तो 10th डिजिट = 1 है। अभी इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 y = 8x, 8 × 1 मतलब y = 8। तो ये y क्या था? यूनिट्स डिजिट, वो भी मिल चुका है। हमें बोला है कि फाइंड द नंबर कैसा होगा भाई? देयरफॉर नंबर कैसा होगा? नंबर किस फॉर्म में रहता है हमेशा? दुनिया का जितना भी 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में रहता है? 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट। अभी x कितना है? 1 और y है 8, तो 10 × 1 10 + 8 कितना हो गया? 18। तो 18 है वो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जिसकी बात यहाँ पर बोला गया है, बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर रोमन 3 का आंसर होगा 18। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला कैसा, दिखने में कैसा रहता है ये। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको शायद, क्योंकि हर जगह पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे किया। ठीक है, ओके। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन 4 के बारे में बात करेंगे। रोमन 4, Meena went to bank to withdraw ₹2,000. She asked the cashier to give her ₹15. Okay, total. Okay, got it. देखो क्या करना है इसमें। मान लेते हैं let the number of 50 notes be x and the number of ₹100 notes be y। तो हमने क्या किया? अरे भाई आसान है। क्या किया हमने मान लिया कि जो 50 रुपये के जो नोट्स है उनका जो नंबर है, मतलब संख्या कितने हमें नहीं पता, उसको हमने x मान लिया, और 100 रुपीज़ के नोट जितने हैं उनको हमने y मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो मीना बैंक गई, जाने के बाद वो ₹2000 मतलब 2000 वो विड्रॉ करना चाहती थी। तो उन्होंने कैशियर को बोला कि भाई तुम मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स से 2000 बना के दो, मतलब 2000 को तुम 50 और 100 के नोट में डिवाइड करके दो। ठीक है, मतलब 50 का नोट कुछ होगा
और 100 रुपीज़ का कुछ नो होगा, दोनों को प्लस होगा, होने के बाद कितना मिलेगा 25 नोट्स, अच्छा 25 नो नहीं, मतलब 50 के कुछ नोट्स होंगे और 100 के कुछ नोट्स होंगे, मिलाकर ₹2000 बनेगा, है ना। ओके, लेकिन इसमें और भी कुछ गिवन है, देखो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपये के नोट एक्स और 100 रुपीज़ के नोट्स वाई, इन सबको मिलाकर कितने नोट्स देने पड़े उसको, मतलब कितने नोट्स मिले उनको, मतलब मीना को कितने नोट्स मिले 25, मतलब 50 रुपये के नोट जितने हैं मतलब एक्स और 100 रुपीज़ के नोट्स जितने हैं जो कि वाई है, उनका जो सम होगा वो 25 होगा। कैसे? अरे भाई बिकॉज टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं और 25 में क्या क्या होंगे, 50 रुपये के नोट भी होंगे और 100 रुपीज़ के नोट भी होंगे। सो टोटल उसको कितने मिला है, टोटल उसको 25 नोट्स मिला है, मतलब 50 रुपीज़ नोट्स और 100 रुपीज़ नोट्स को मिलाकर टोटल 25 नोट्स मिला है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल चुका है आसानी से, समझ में आया, x + y = 25। तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट्स टोटल मिलाकर उसको 25 नोट्स दिया कैशियर ने, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, लेकिन टोटल मिलाकर उसको 25 नोट मिले। अभी देखो, अब हमें दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, मतलब 50 रुपये के जितने भी नोट्स हैं उसका जो प्राइस होगा, अभी मुझे बताओ कि अगर एक 50 रुपये का नोट, एक 150 रुपये नोट का वैल्यू कितना होगा, 50 रुपये, ठीक है ना, 50 रुपये तो 150 रुपये नोट का वैल्यू 50 रुपये है। तो हमें मान लिया कि जितना भी दिया है कैशियर ने वो एक्स है, तो एक्स 50 रुपये नोट्स कितने होंगे, अरे यूनिटरी मेथड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 50x होगा, ₹50 है। मतलब कि जितने भी नोट्स मिलेंगे मीना को, ठीक है, 50 रुपये के नोट्स, उनका वैल्यू किसके साथ बराबर होगा, ₹50x के साथ बराबर होगा। अभी एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक 50 रुपये का नोट का जो प्राइस है, मतलब वैल्यू कॉस्ट है, वो ₹50 है ना। 50 रुपये मतलब क्या, ₹50 है उसका वैल्यू, तो एक नोट का वैल्यू है ₹50। तो हमें पता है कि एक्स नोट दिया होगा कैशियर ने, तो एक्स 50 रुपीज़ नोट्स का प्राइस कितना होगा, ₹50 × एक्स, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि अगर एक 100 रुपये का नोट, अगर प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, एक 100 रुपये का नोट का वैल्यू कितना है, 100 रुपये। तो हमें पता है कि वाई नोट्स दिया होगा उसने, कैशियर ने, तो वाई 100 रुपीज़ के नोट्स का वैल्यू कितना होगा, 100y, ठीक है। अभी समझने वाली बात समझो, 50 रुपये के नोट्स लिया उसने एक्स, तो टोटल वैल्यू उसका 50x, ₹50x, ठीक है। इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा उसको, अगर इतना नोट्स उसको मिला है 50 रुपये के। वैसे ही अगर एक्स 100 रुपीज़ के इतने नोट्स मिले हैं तो उसको टोटल कितना प्राइस मिलेगा, मतलब कितना वैल्यू मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, 100y के पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मीना को चाहिए कितने, मीना को कितने रुपये चाहिए, मीना को 2000 रुपीज़ चाहिए। मतलब अगर इनका प्राइस और इनका प्राइस का अगर हम सम करेंगे, ठीक है, मिलाकर हमें कितना हो जाएगा, 2000। अभी क्यों, अरे भाई कैशियर ने तो गिन के ही दिया होगा ना, कैशियर ने तो गिन के ही एक्स और वाई का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, जिससे कि टोटल वैल्यू 2000 ही आए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। तो एक्स का और वाई का वैल्यू जो होगा वो कुछ ना कुछ तो डेफिनेट होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब डेफिनेट होगा, ठीक है। पता होगा कैशियर को कि इतना 50 रुपये के नोट दूंगा तो उसका 50 रुपये का टोटल नोट का वैल्यू हो जाएगा इतना, और टोटल 100 रुपीज़ का नोट हो जाएगा इतना, मतलब वैल्यू हो जाएगा इतना, तब जाके टोटल मिल के 2000 उसको मिलेंगे। मतलब कि 50 रुपये का नोट जितने भी हैं उनका प्राइस होगा ₹50x, और 100 रुपीज़ का नोट जितने भी है उनका प्राइस हो जाएगा ₹100y, क्योंकि भाई एक 50 रुपये का नोट है एक 50 रुपये नोट का वैल्यू है 50 रुपये, और एक्स नोट्स दिया है उसको, तो एक्स नोट्स का कितना होगा, ₹50x। वैसे ये भी 100y होगा। सो टोटल मिलाकर, मैं रुपीस लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल मिलाकर उसको कितने मिल जाएंगे मीना को, 2000, क्योंकि उसे चाहिए 2000। तो अभी क्या करना है,
रुपीस रुपीस सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। फिर यहाँ पर 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y, फिर यहाँ से 2000, 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल करूँगा तो फिर 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। समझे कि नहीं बताओ। देखो मैंने क्या बोला कि मीना को चाहिए 2000 रुपये, अभी उसको 50 रुपये के नोट्स चाहिए होंगे x और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए होंगे y। पता हमें नहीं पता केशियर ने कितने दिया हुआ। अगर केशियर ने 50 रुपये के नोट्स दिया है x, तो मुझे बताओ अगर एक 50 रुपये का नोट का वैल्यू है ₹50, तो x दिया उसने केशियर ने, तो कितना हो जाएगा ₹50x। मतलब इतने सारे नोट्स का वैल्यू कितना है ₹50x। ठीक है, इतने सारे 50 रुपये नोट्स का वैल्यू है ₹50x। वैसे ही इतने सारे y 100 रुपये नोट्स का वैल्यू कितना होगा ₹100y। और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 2000 के पास मिलेगा क्या? नहीं, हमें 2000 मिलेगा क्योंकि केशियर ने गिन के दिया होगा। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर से देखो भाई कोएफिशिएंट सेम टू सेम है और साइन भी सेम है, प्लस प्लस, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 और ये x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस कर दो, साइन चेंज होगा सबके सब, ये और ये कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू -15, सॉरी -25, नहीं -15 ही होगा, -15 होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। y इक्वल टू 15, मतलब 100 रुपये के नोट्स उसको मिले हैं, मीना को मिले हैं 15 मिले हैं। ठीक है, y इक्वल टू 15, ये एक आंसर है। और अभी y का वैल्यू 15 को हम एक इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो 50 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं उसको 10 टोटल। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। सो टोटल इसको मीना को 100 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं 15 और 50 रुपीज़ के नोट मिले हैं 10। तो देखो एक 50 रुपये का नोट का प्राइस है ₹50, 10 नोट मिले हैं तो कितना 500 हो जाएगा रुपीज़, और 100 के 15 मिले हैं तो 15 × 100 कितना होगा 1500, इतना रुपीज़, प्लस कर दो 2000 आता है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है रोमन 5 इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, रोमन 5। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book, Cat for 7 days, and while she okay. Let the fixed price be ₹X. Be ₹X. And additional charge after 3 days equal to ₹Y per day। ठीक है, Y per day। तो देखो क्या बोला, सेम कुछ टैक्सी चार्ज का भी ऐसे क्वेश्चन था। देखो बोला है कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जब भी आप लाइब्रेरी में किताब पढ़ने जाओगे तब आपको ये रुपये देना पड़ेगा, हमेशा फिक्स चार्ज है ये आपको देना ही पड़ेगा। आप पढ़ने जाओ, किताब खरीदो या फिर ना खरीदो, आपने एंट्री लिया लाइब्रेरी में, मतलब आपको फिक्स्ड चार्ज भरना पड़ेगा X रुपीज़। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपने वो किताब जो आपने लाइब्रेरी से लिया है वो आपने 3 दिनों में नहीं रिटर्न किया, ठीक है, अगर आपने 3 दिन में उसको रिटर्न नहीं किया तो 3 दिन के बाद से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा हर एक दिन के लिए। समझ में आया? मतलब 3 दिन आपने रखा, कोई बात नहीं, 3 दिन रखा आपने, कोई चार्ज नहीं लेगा आपको, लेकिन 3 दिन के बाद से अगर आप फिर भी रखते हो किताब को, ठीक है, तब आपको 3 दिन के बाद से हर एक दिन का हिसाब आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। मतलब आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। तो सरिता ने ₹27 दिया था एक किताब खरीदने के लिए। उसने इस किताब को
7 दिन के लिए रखा था, मतलब क्या 3 दिन से ज़्यादा रखा, 3 दिन से एक्स्ट्रा कितना रखा, 7 - 3 4 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा डेज सरिता ने रखा अपने पास किताब को, मतलब उसको 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। और वो क्योंकि लाइब्रेरी में वो गई, ठीक है, वो लाइब्रेरी में गई तो उसको फिक्स चार्ज हमेशा देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो कॉमन है भाई, एक्स हमेशा रहेगा, फिर एडिशनल चार्ज उसको देना पड़ेगा, इसलिए प्लस। कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, 4 दिन के लिए। क्यों, बिकॉज 3 दिन के लिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद से चार्ज, एडिशनल चार्ज लेना शुरू हो जाएगा। तो कितने दिन रखी उसने, रखा उसने 7 डेज। तो 3 दिन से ज़्यादा, 7 डेज कितना ज़्यादा है, 4। तो इसमें हो जाएगा 4 और ये होगा, सॉरी, इसमें होगा 4 डेज। तो 4 डे, अच्छा देखो, 1 डे के लिए अगर ₹y चार्ज है तो 4 डेज, एक्स्ट्रा 4 डेज़ के लिए कितना होगा, ₹4y। तो इसलिए यहाँ पर होगा x + 4y इक्वल टू, अभी उसने टोटल कितना पैसा दिया था, 27, ठीक है। तो फिक्स चार्ज मिलाकर, एडिशनल चार्ज मिलाकर उसको लाइब्रेरी को, मतलब सरिता ने लाइब्रेरी को इतना पैसा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल चुका है एक, पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है अभी। एंड फिर सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अभी सूजी ने 5 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा, मतलब क्या 3 दिन से ज़्यादा है, ऑब्वियसली कितना ज़्यादा है, 5 - 3 कर दो, 2 दिन एक्स्ट्रा। उसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा अपने पास किताब को, मतलब उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा ऑब्वियसली। और क्योंकि वो लाइब्रेरी गई थी तो फिक्स चार्ज तो हमेशा देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फिक्स चार्ज कॉमन है, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा सूजी को कितना देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मतलब जितना एक्स्ट्रा डेज उसने लेके रखा था किताब को, मतलब 5 - 3 2y। और टोटल कितना प्राइस दिया, कितना कॉस्ट हुआ था, खर्चा ₹21, ठीक है। तो फिक्स चार्ज और इसको मिलाकर टोटल सूजी को इतना देना पड़ा, और सरिता को फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज मिलाकर इतना देना पड़ा, ठीक है। अभी देखो भाई, दोनों में ही x का कोफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, तो माइनस कर दो भाई, x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस 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 सब माइनस, ये और ये कैंसिल, 4 - 2 2y, और ये हो जाएगा 6, y = 3। तो एडिशनल चार्ज पर डे कितना है, फॉर एक्स्ट्रा डे कितना है, ₹3। मतलब हर एक दिन, मतलब 3 दिन के बाद से हर एक दिन के लिए आपको ₹3 करके एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ व्हाट, अलॉन्ग विथ फिक्स चार्ज, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे, ठीक है। अभी x का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, x का वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्वेशन 2 से, x = 21 - 2y। तो यहाँ से x = 21 - 2 × 3 मतलब 6, 21 - 6 मतलब 15, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है, ₹15, और एडिशनल चार्ज कितना होगा, ₹3, ठीक है। ये है हमारा फिक्स्ड चार्ज, मतलब लाइब्रेरी में घुसोगे, एंटर करोगे, तभी आपको ₹15 देना पड़ेगा हमेशा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर हमारा नया चैप्टर के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। नया चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स, वो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आराम से, कोई बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और फिर ये चैप्टर तो ऐसे भी फिनिश है, ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज आ जाएगा, चिंता मत करो। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो चुका है।